Welcome to our YouTube channel Learn with Ashish. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डेथ ऑफ पार्टनर के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, कैसे किन किन तरीकों से डिसोल्यूशन हो सकता है फर्म का, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, कैसे पेमेंट करनी है इत्यादि के बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन और क्या होता है ये, इसके बारे में देखते हैं। Meaning of dissolution of partnership, there is two different terms. One is dissolution of partnership and another is dissolution of partnership firm. In India, these two terms has different meanings. इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो पहले हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का समापन। On the dissolution of partnership, firm's business may be continue, वो continue रहता है, but the mutual relationship between the partners, among the partners has been changed, वो बदल जाते हैं। Dissolution of partnership does not affect the existence of partnership firm. साझेदारी के समापन होने से साझेदारी फर्म का समापन हो जाए, ऐसा नहीं होता। साझेदारी फर्म पर साझेदारी के समापन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब फर्म की एग्जिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पार्टनरशिप डिसॉल्व कब कब हो जाती है? जब पार्टनरशिप का टाइम पीरियड अगर कोई था वो कंप्लीट हो गया, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पार्टनरशिप की गई थी वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, पार्टनर आ गया, पार्टनर रिटायर हो गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आया, या कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया, तो इस दशा में हम कहेंगे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, पार्टनरशिप समाप्त हो गई। लेकिन पार्टनरशिप के समापन से पार्टनरशिप फर्म के एग्जिस्टेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। पार्टनरशिप का बिजनेस कंटिन्यू रहता है, उसके बिजनेस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, उसकी एग्जिस्टेंस पे कोई, उसके वजूद पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, कि साझेदारी फर्म का समापन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। फर्म के समापन का अर्थ है फर्म के सभी साझेदारों के बीच में साझेदारी का समापन हो जाना। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द फर्म बिजनेस इज क्लोज्ड, फर्म के बिजनेस को बंद कर दिया जाता है, उसकी अकाउंट बुक्स को क्लोज किया जाता है, सभी एसेट्स को बेच दिया जाता है, सभी आउटसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है, उनका भुगतान किया जाता है।
और बाकी कोई अमाउंट अगर बच गई है तो वो पार्टनर्स को उनके लोन और उनकी कैपिटल को पे करने में यूज किया जाता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का अर्थ है कि फर्म के बिजनेस को बंद कर देना और सभी साझेदारों द्वारा फर्म का समापन कर देना, उसमें फर्म का बिजनेस क्लोज हो जाता है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जरूरी नहीं है फर्म का बिजनेस भी क्लोज हो, वो ऐसे कैसे कंटिन्यू रहता है। हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इंक्लूड है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इंक्लूड नहीं है। दीज टू आर द डिफरेंट टर्म्स। तो आपको ध्यान रखना है व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हम इस चैप्टर में बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, साझेदारी के बिजनेस के समापन की। किन किन दिशाओं में फर्म का समापन होता है उनको डिस्कस करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म may take place in any of the following way, किसी भी तरीके से हो सकता है। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 a firm may dissolve at any time with the mutual consent of partners, सभी साझेदारों की सहमति से एग्रीमेंट के द्वारा कभी भी साझेदारी फर्म को समाप्त किया जा सकता है अंडर सेक्शन 40 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अंडर सेक्शन 41 अ फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व, उसको कंपल्सरी डिसॉल्व करना होगा जब सभी पार्टनर, ऑल द पार्टनर्स और ऑल एस्पेक्ट द पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं तो फर्म को बंद करना होगा। इफ फर्म बिजनेस बिकम इनलीगल ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक इवेंट, किसी घटना के घटने से फर्म का बिजनेस इनलीगल हो जाता है। जैसे सपोज लीकर का बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने शराबबंदी लागू कर दी है, तो अब फ्यूचर में लीकर का बिजनेस नहीं कर सकते तो उसको समाप्त करना पड़ेगा। वो लॉ के चेंज होने से फर्म को बंद करना जरूरी हो गया, तो वो फिर कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आएगा, इनलीगल हो जाएगा बिजनेस, इसलिए उसको बंद करना पड़ेगा। थर्ड है सर्टेन इवेंट के हैपन होने पर, कुछ घटनाएं हैं जिसके घटने पर सेक्शन 42 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इसका जिक्र है। पीरियड इज कंप्लीटेड फॉर द फर्म वाज फॉर्म्ड, वो टाइम पीरियड समाप्त हो गया जिस टाइम पीरियड के लिए फर्म को बनाया गया था, फर्म का निर्माण किया गया था। वो ऑब्जेक्टिव जिसको फुलफिल करने के लिए फर्म बनाई गई थी, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, वो कंप्लीट हो गया, वो पूरा हो गया। तो पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस दशा में फर्म को समाप्त हो जाता है, फर्म को समापन कर दिया जाता है नोटिस के द्वारा। सेक्शन 43 में बताया है कि पार्टनरशिप इज वॉलेंट्री, साझेदारी ऐच्छिक है, देन फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग बाय वन पार्टनर टू अनदर, एक पार्टनर द्वारा नोटिस दिए जाने पर दूसरे साझेदारों को कि फर्म को समाप्त करना है, फर्म को समाप्त किया जा सकता है नोटिस देकर। कोर्ट के द्वारा सेक्शन 44 में बताया है, ऑन द एप्लीकेशन बाय ए पार्टनर, एक पार्टनर ने एप्लीकेशन दी कोर्ट में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की, तो कोर्ट कब, जब अ पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, पागल हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश
कोर्ट दे सकता है। पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। कोई पार्टनर परमानेंटली डिसेबल हो गया और वो अपने कर्तव्यों का, फर्म के प्रति जो कर्तव्य है उनका निर्वाह नहीं कर पाएगा, तो उस दशा में कोर्ट आदेश दे सकती है फर्म को समाप्त करने का। When a partner is guilty of misconduct which cause the losses to the firm, कोई साझेदार गलत या मिसकंडक्ट करता है, गलत व्यवहार करता है जिसके कारण फर्म को लॉस होता है, तो कोर्ट फर्म को समाप्त करने का आदेश दे सकती है। When a partner willfully or persistently breach the partnership deed, कोई साझेदार जानबूझकर साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप को तोड़ता है तो पार्टनरशिप फर्म को समाप्त किया जा सकता है। कोई पार्टनर अपना हिस्सा किसी थर्ड पार्टी को विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स ट्रांसफर कर देता है तो भी उसका हिस्सा तो भी फर्म को समाप्त किया जा सकता है। कोर्ट आदेश फर्म को समाप्त करने का दे सकती है। अगर कोर्ट को यह लगता है फर्म का बिजनेस फ्यूचर में प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस होगा, तो फर्म इस आधार पर भी बिजनेस को समाप्त करने का, कोर्ट फर्म को समाप्त करने का आदेश दे सकती है। या इनके अलावा कोर्ट को लगता है कि इस फर्म को बंद कर देना सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जरूरी है, तो वो उस फर्म को बंद करने का आदेश दे सकती है। तो इन दशाओं में पार्टनरशिप फर्म को हम समाप्त करते हैं। अब बात आती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी के समापन और साझेदारी फर्म के समापन में क्या अंतर है? साझेदारी समापन का अर्थ है उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था उसमें बदलाव आ गया, वो चाहे चेंज इन रेशियो से हो, चाहे एडमिशन से, रिटायरमेंट से, डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, किसी भी तरीके से हो। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का अर्थ है पार्टनर्स ने अपने बीच जो एग्रीमेंट था उसको समाप्त कर लिया और उन्होंने फर्म का समाप्त कर दिया, उसके बिजनेस को बंद कर दिया। इन केस ऑफ फर्म्स बिजनेस रिमेन कंटिन्यू, जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो उसमें फर्म का बिजनेस चालू रहता है, और जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उसमें फर्म के बिजनेस को बंद करना पड़ता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म की बुक्स, बिजनेस की बुक्स को बंद करने की, क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म की बुक्स को क्लोज करना पड़ता है, उनको समाप्त करना पड़ता है। पार्टनरशिप का समापन कोर्ट के द्वारा उसको पार्टनरशिप को समापन करने का आदेश नहीं दिया जाता, जबकि पार्टनरशिप फर्म को समापन करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। अभी हमने सेक्शन 44 में ऊपर 5th पॉइंट में पढ़ा भी है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसका अर्थ ये नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म को भी डिसोल्व करना पड़ेगा, जबकि पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन अपने आप हो जाता है, वो कंपलसरी हो जाता है समाप्त करना, क्योंकि वो साझेदार ही बिजनेस के लिए बने थे, वो बिजनेस ही बंद हो गया तो साझेदार कहाँ से रहेंगे, तो साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाती है। तो दिस इज द डिफरेंस, दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट at the dissolution of firm. On the dissolution of firm, settlement of account among the partner is made according to partnership deed. Partnership deed के अनुसार उनके खातों का सेटलमेंट किया जाता है। In the absence of partnership deed, section 48
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले लॉस विल बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट, लाभों में से पे किया जाएगा, फिर पूंजी में से पे किया जाएगा आउट ऑफ कैपिटल। आफ्टर दैट यदि जरूरत है तो पार्टनर्स से वो लॉस उनकी लाभ हानि रेशियो में रियलाइज किया जाएगा, उनसे लिया जाएगा। जो संपत्तियों को बेचने से पैसा आता है उसको हम कैसे प्रयोग करेंगे, तो द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म इज यूज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो उसको हम यूज करेंगे, सबसे पहले डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस पे करेंगे। ये आपको अच्छे से सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे तो ये सीक्वेंस हमारे बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस, उसके बाद थर्ड पार्टी की जो लायबिलिटी है वो पे करेंगे, फिर पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के अलावा कोई पैसा प्रोवाइड कर रखा है वो पे करेंगे, दैट इज पार्टनर लोन है या अदर कोई है तो वो पे करेंगे। फिर पार्टनर की कैपिटल कुछ बचता है तो पे करेंगे, उसके बाद कुछ बचता है तो वो पार्टनर्स में उनकी लाभ हानि रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस क्रम को आपको ध्यान रखना है, डिसोल्यूशन के एक्सपेंस, आउटसाइड लायबिलिटी, फिर पार्टनर ने अगर कैपिटल के अतिरिक्त फर्म को कुछ दिया है तो वो, फिर पार्टनर की कैपिटल, फिर कुछ बचता है तो उनकी लाभ हानि रेशियो में हम शेयर कर देंगे। फिर बात आती है फर्म्स डेब्ट एंड पर्सनल डेब्ट। फर्म के जो लेनदार हैं और पर्सनल जो लेनदार हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फर्म्स डेब्ट एंड पर्सनल डेब्ट ऑफ द पार्टनर विल बी पेड इन द फॉलोइंग मैनर। उनको पे किया जाएगा फॉलोइंग मैनर में। पहले फर्म की संपत्तियों को यूज किया जाएगा फर्म के डेब्ट को पे करने में, उसके बाद कोई सरप्लस रहता है तो वो यूज किया जाएगा पार्टनर के पर्सनल डेब्ट को पे करने में। सिमिलरली अगर पार्टनर की प्राइवेट संपत्ति से पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसकी प्राइवेट संपत्ति को बेचकर, उसकी पर्सनल संपत्ति को बेचकर पहले उसके पर्सनल डेब्ट को पे किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो फर्म में यूज किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो पहले व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत से, फर्म के है तो पहले फर्म के, उसके बाद बचता है तो वो व्यक्तिगत पर, और व्यक्तिगत में कुछ बचता है तो फिर फर्म में यूज किया जा सकता है। फिर आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसमें मेनली 4 अकाउंट आपके ओपन होंगे। सबसे मेन जो पहला अकाउंट है वो है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। इस खाते में सभी संपत्तियों को, सभी दायित्वों को उनके बुक वैल्यू पर ट्रांसफर किया जाता है, फिर वहां से सभी संपत्तियों को बेचा जाता है, दायित्वों का भुगतान किया जाता है, फिर उसे जो लाभ हानि आता है वो पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दूसरा अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर का लोन। अगर फर्म ने पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा। अगर ये क्वेश्चन में नहीं है तो आपको नहीं बनाना। फिर बनेगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, और फिर बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। कैश का बैलेंस है तो कैश का, बैंक का है तो बैंक का, दोनों है तो एक को ट्रांसफर करके दूसरे में ले आओ, उसके अनुसार आप बना लो। रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। इस अकाउंट का उद्देश्य फर्म के संपत्तियों के रियलाइजेशन और दायित्वों के भुगतान से लाभ हुआ या हानि हुई उसको जानना केवल इसका मकसद है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल एप्लीकेबल होते हैं
लॉस होने पे, खर्चा होने पे डेबिट और फायदा होने पे, इनकम होने पे इसको क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री होगी सभी संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट में उनकी बुक वैल्यू पर ट्रांसफर किया जाता है। सभी संपत्तियों को जो कैश को छोड़कर बैलेंस शीट में है उनकी बुक वैल्यू पर, बैलेंस शीट वाली वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो क्या एंट्री होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स इंडिविजुअली एट देयर बुक वैल्यू, वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पर उनको ट्रांसफर किया जाएगा। क्या बात ध्यान देने योग्य है जब संपत्तियों को ट्रांसफर करते हैं? कैश और बैंक बैलेंस को ट्रांसफर नहीं करना। पार्टनर की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, उसको ट्रांसफर नहीं करना। कोई फिक्टिशियस एसेट है जैसे एक्युमुलेटेड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको ट्रांसफर नहीं करना। इनको हम सीधे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उनकी लाभ हानि रेशियो में। एसेट्स को उनकी ग्रोस वैल्यू, बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है। अगर उन एसेट्स के अगेंस्ट में कोई प्रोविजन है तो उसको अलग से ट्रांसफर करना है, सेपरेटली ट्रांसफर करना है। जैसे डेटर 5,000 के हैं और प्रोविजन उन पर 200 रुपए का है तो 5,000 के डेटर को ट्रांसफर करेंगे, 200 के प्रोविजन को करेंगे। दोनों को अलग अलग करेंगे, इकट्ठा नहीं करेंगे। डेटर जाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट में और प्रोविजन जाएगा उसके क्रेडिट में। तो दोनों को अलग अलग ट्रांसफर करना है। फिर हम संपत्तियों को बेचेंगे। बेचने की एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेल ऑफ एसेट्स, जो जो संपत्ति जितने जितने की बिकी है, जिसका कोई जिक्र नहीं है, कुछ नहीं बिकी, उसको कुछ नहीं करना। जो बिकी है उनका टोटल करके लिख देंगे। एसेट्स रियलाइज एज, वो हम नरेशन में लिख सकते हैं और सीधा अमाउंट हम कैश या बैंक अकाउंट में डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। अगर कोई संपत्ति किसी पार्टनर ने ले ली है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर ने ली है, जितनी वैल्यू में ली है उतनी अमाउंट से ये एंट्री हो जाएगी। फिर हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? सन्ड्री लायबिलिटी, इंडिविजुअल हर एक लायबिलिटी को उसकी बुक वैल्यू पर डेबिट करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ वेरियस लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, एट देयर बुक वैल्यू, ये ध्यान रखना है। जब हम लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करना। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है, उसको ट्रांसफर नहीं करना। लायबिलिटी या प्रोविजन को अलग अलग ट्रांसफर करना है। जैसे क्रेडिटर 3,000 के हैं, उस पर डिस्काउंट का प्रोविजन है 100 रुपए का, तो क्रेडिटर अलग और प्रोविजन अलग ट्रांसफर करने हैं। पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं ट्रांसफर करना, यह भी ध्यान रखना है। फिर हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इकट्ठा कर देंगे। पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी एज फॉलो, नरेशन में लिख सकते हैं उनकी डिटेल, अकाउंट में लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल अमाउंट से रियलाइजेशन डेबिट, जितनी पे की लायबिलिटी हमें सभी पे करनी है। जो जितने में कहता है उतने में, नहीं कहता तो फुल अमाउंट उसकी पे कर देंगे। लायबिलिटी सारी पे करनी है, एसेट्स केवल वो लेनी है जो वो बताता है कितने में बिकी या किसी पार्टनर ने ली। तो सभी दायित्वों का हम भुगतान कर देंगे। उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अब हो सकता है कई बार कोई पार्टनर कह देता है मैं लायबिलिटी को पे करूंगा, वो जिम्मेवारी ले लेता है, तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, जितने में उसने वो लायबिलिटी ली है उसको क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब हम रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को पे करेंगे।
उसके लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा हो गया रियलाइजेशन का तो उसको डेबिट करेंगे, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, टू कैश या बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। कोई पार्टनर कई बार कह देता है कि मैं रियलाइजेशन के खर्चे पे करूंगा, तो फिर एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब देखेंगे उसकी एसेट साइड ज्यादा है, सॉरी उसकी डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट, इफ द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सीड द डेबिट साइड, देन द टोटल डिफरेंस इज प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लॉस होगा तो वाइस वर्सा हो जाएगी इन केस ऑफ लॉस। यदि डेबिट साइड रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड से ज्यादा है तो डिफरेंस जो होगा वो लॉस होगा, तो लॉस होने पे क्या एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी लाभ वाली रेशियो में हम ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद क्या एंट्री होगी, फिर पार्टनर के लोन की बारी आती है। तो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर लोन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, बिकॉज आफ्टर पेइंग द आउटसाइड लायबिलिटी पार्टनर लोन को पे किया जाता है, तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन पेड। उसके बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर लोन अकाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। दिस अकाउंट इज क्रेडिट विद द बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल का बैलेंस है उससे क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिट बैलेंस कोई करंट अकाउंट का है उससे क्रेडिट किया जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है उससे क्रेडिट होता है। कोई लायबिलिटी पार्टनर ने पे की है उससे क्रेडिट होता है। रियलाइजेशन का एक्सपेंस पार्टनर ने पे किया तो उससे क्रेडिट होता है। डेबिट में अगर कैपिटल का बैलेंस डेबिट है तो वो, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट है, या कोई पार्टनर ने एसेट ली है रियलाइजेशन के समय, वो ट्रांसफर किए जाते हैं। आफ्टर दिस बैलेंसिंग ऑफ दिस अकाउंट इज मेड, या तो उसको पेमेंट करनी होगी या उससे मंगवानी होगी, उसके अनुसार एंट्री हो जाएगी। अगर पेमेंट ऑफ कैपिटल करनी है पार्टनर को तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा, फाइनल पेमेंट मेड। यदि उससे मंगवानी है, हो सकता है एक से मंगवानी हो एक को पे करनी हो, तो जिससे मंगवानी है पहले पैसा मंगवाएंगे, जिसको पे करना है बाद में पे करेंगे। तो क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिफिसिट अमाउंट ब्रोट इन बाय द पार्टनर। अब हम बनाएंगे चौथा अकाउंट, कैश या बैंक का अकाउंट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैश या बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके डेबिट में क्या आएगा, बैंक का डेबिट बैलेंस है या कैश का डेबिट बैलेंस है वो, सेल ऑफ एसेट से जो पैसा आया, कोई पार्टनर कोई पैसा लेके आया वो। क्रेडिट में क्या आएगा, लायबिलिटी की हमने जो पेमेंट की वो, रियलाइजेशन के खर्चे पे किए, पार्टनर का लोन पे किया। जब हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है
कैश और बैंक बैलेंस बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन, दोनों दिए हो सकते हैं, देन ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, एक को प्रिपेयर करना है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक को हम दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे, चाहे तो हम बैंक को कैश में कर दें या कैश को बैंक में, एक ही बात है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली कुछ नहीं बोला, स्पेशली कुछ बोला है तो वो, अदरवाइज हम एक को दूसरे में ट्रांसफर करके उसको एंड कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं। टोटल बोथ साइड का इक्वल आएगा, कोई बैलेंस नहीं बचेगा, चाहे वो कैश हो या बैंक। अगर टोटल बच गया दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, क्योंकि फर्म हमने समाप्त कर दी, संपत्तियों को बेच दिया, दायित्वों का भुगतान कर दिया, कैपिटल का भुगतान कर दिया, सो भुगतान करने दे कर दिए, तो हमारे पास कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर बच गया तो फिर फर्म चालू रह गई, इसलिए कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो कैश या बैंक जो भी अकाउंट हम बना रहे हैं, दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, कोई बैलेंस नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना है। ये आपकी एक तरह से कंफर्मेशन है कि कुछ हद तक आपने सही किया है, गलती के चांस कम है, ठीक है। तो अगर मैच नहीं करा तो फिर तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो आपके मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने का भी एक है कि आपका कैश या बैंक बैलेंस में कुछ भी हमें नहीं बचेगा। तो ये एंट्री होंगी। एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के समापन के समय बनाया जाता है, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन रेशियो के समय बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट का उद्देश्य, उसका पर्पस रियलाइजेशन ऑफ एसेट और पेमेंट ऑफ लायबिलिटी से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो निकालना उसका मकसद है। रीवैल्यूएशन का मकसद है एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यूएट, दोबारा से मूल्यांकित किया तो उससे लाभ हुई या हानि हुई वो निकालना उसका मकसद है। रियलाइजेशन के एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, जबकि रीवैल्यूएशन में ऐसा कोई खर्चा नहीं होता। रियलाइजेशन के बाद फर्म के सभी खातों को बंद कर दिया जाता है। रीवैल्यूएशन में फर्म के खाते एज इट इज, फर्म के लेजर, फर्म के अकाउंट एज इट इज चालू रहते हैं। रियलाइजेशन में बुक वैल्यू के अतिरिक्त एसेट और लायबिलिटी की वो वैल्यू जो संपत्तियों से मिली है और दायित्वों का जो भुगतान किया है उनको भी शो किया जाता है। रीवैल्यूएशन में संपत्तियों और दायित्वों में कोई इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, केवल उसको शो किया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द रियलाइजेशन एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। कई बार ये एग्जाम में छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या हमें जनरल एंट्रीज करनी है या क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या क्या अकाउंट्स बनेंगे, रीवैल्यूएशन रियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट और किस तरह से हमें किस क्रम में किस प्रेफरेंस से हमें पेमेंट करनी है वो समझ आया होगा। आपको वीडियो हमारी पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।